ભારત માતા की કેમ આવો અવાજ આવ્યો આજે? ભારત માતા की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर भाई, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक साथी અને બનાસકાંઠા, વાવ, થરાદ, ઉત્તર ગુજરાત બહેનોને મારા વિશેષ પ્રણામ। अभी कुछ ही दिन पहले पावन नवरात्रि का पर्व पूर्ण हुआ है। ये मां अंबा जी की कृपा ही है कि मुझे उनके चरणों में आज आने का सौभाग्य मिला है। उनकी कृपा से आज आप सबके, मेरे अपने परिवारजनों के, आप सबके दर्शन करने का मुझे आज लाभ मिला है। मैं मां अंबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे वराह स्वरूप भगवान श्री धरणीधर जी અને આપણા મુછાળો શામળો मैं उन्हें भी आज श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज भगवान महावीर जयंती भी हम मना रहे हैं। हमारा एक क्षेत्र अनेकों जैन तीर्थों की धरती है। मैं भगवान महावीर को प्रणाम करता हूं और आप सभी को पवित्र महावीर जन कल्याणक दिन की, महावीर जयंती की बधाई भी देता हूं। साथियों, आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है। जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ। डीसा का यह एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी कितना अहम है। लेकिन साथियों, डीसा एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट का, उसका विचार आज से प्रारंभ नहीं हुआ। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब से हमने जमीन एक्वायर की, मेरे किसान भाई बहनों ने जमीन दी और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत की पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए ये डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां एयरबेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं उस समय दिल्ली में जो लोग राज करते थे, उनको गुजरात के प्रति पता नहीं क्या नफरत थी। राष्ट्र की सुरक्षा का ये प्रोजेक्ट भी
सालों तक फाइलों में दबा रहा। आपने जब मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने उन फाइलों को बाहर निकाला और आज उसका परिणाम है कि एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस अब हमारे डीसा से जुड़ गया है। और ये सिर्फ हवाई पट्टी नहीं होती है, उसके कारण बहुत एक्टिविटी यहां होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में जवान यहां रहने वाले हैं। इस क्षेत्र के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन ये विलंब जो हुआ वो दिल्ली में उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसके कारण हुआ, उसके रवैये के कारण हुआ। और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी उदासीनता देश कभी भी माफ नहीं करता है। ये हमारी सरकार है जिसने डीसा एयरपोर्ट के काम को प्राथमिकता पर पूरा करवाया है। और आज ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र के लिए विकास का एक बड़ा माइलस्टोन भी बन रहा है और देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत भी है। मैं इस एयरपोर्ट के इस क्षेत्र को फिर से आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, वाव, थराद, बनासकांठा का एक क्षेत्र आप सब जानते हैं यहां से मेरा कितना लगाव रहा है। અહીંના કોઈ ગામડું એવું નહીં હોય કે જેની જોડે મારી યાદો ન હોય। આજે હું આવ્યો તો ઘણા બધા જૂના જૂના લોકોના ચહેરા જોવાનો મને અવસર મળ્યો અને રોડ શો પણ એટલો ભવ્ય કર્યો કે એના કારણે મને એક લાભ થયો। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જૂના લોકોને જાણે દૂરથી પણ મળવાનો મને મોકો મળી ગયો। અને જ્યારે હું સંગઠનનું કામ કરતો હતો ત્યારે તો હું ખૂબ અહીંયા ફર્યો છું, સ્કૂટર પર આંટા મારતો, આપ સૌને મળવાનો મોકો મળતો। અને આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં આવીએ એટલે માતાઓ બહેનો સરસ મજાના રોટલા ટીપીને ખવડાવે, બાજરીના રોટલા, ઘી, ગોળ, લસણની ચટણી, માખણ તાજું। आप सबनो ये स्नेह, आपने अपार प्रेम वो क्यारे भूली नहीं सको। અને જેટલો સ્નેહ આપ સૌએ મને આપ્યો છે, પરિવારના એક દીકરાની જેમ જે મેં મોટો કર્યો છે મને, અને એટલે જ્યાં છું ત્યાંથી આપના સ્નેહને વિકાસ કરીને વ્યાજ સહિત ચૂકવવાની મહેનત કરું છું। આ સંગઠનના અનેક જૂના જૂના કાર્યકર્તાઓ છે જેમણે દિવસ રાત એમની સાથે મને કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે। અનેક વડીલો હવે રહ્યા નથી પણ એમની સાથે મને ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું છે। એવા બધા સાથીઓ આજે ભાજપાના કાર્યકર્તાઓની એક નવી પેઢી આખી મારી સામે છે। અને આવી સફળ પેઢી હોય ને તો આપણને જીવનમાં કંઈ કર્યાનો સંતોષ થતો હોય છે। मैं देख रहा हूं आज हमारे युवा कार्यकर्ता संगठन के कामों को उसी कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये रैली, इसका संयोजन इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी यहां उपस्थिति, ये इसका सबूत है। वो यहां બંને ખૂણામાં ગયો, મને એમ કે દૂર દૂર સુધી એકવાર હાથ તો હલાવો, પરંતુ મારી નજર જ્યાં પહોંચે એનાથી પણ દૂર દૂર લોકો બેઠેલા છે, બીજા મોટા ભાગના લોકો બહાર ઉભેલા છે। बनासकांठा के अलावा पाटण, મહેસાણા समेत
कई जिलों के लोग भी आज मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं आप सबका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खास કરીને હું મારી માતાઓ બહેનોને ફરી એકવાર પ્રણામ કરું છું। साथियों, आज से 25 साल पहले आपने मुझे बनासकांठा और इस क्षेत्र के विकास का दायित्व सौंपा था। मैं जब तक गुजरात में रहा, मैंने इस काम को मिशन मोड में किया। हो सके उतना गुजरात को आगे बढ़ाया। दशकों से आपको जो परेशानियां हो रही थी, जो इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, उन सारी कठिनाइयों का अंत हुआ। विकास की अपेक्षाएं एक के बाद एक पूरी होती गई। मुझे गर्व है, यहां विकास का जो सिलसिला शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला था, जो अनवरत जारी है, और 2014 के बाद से तो इसमें डबल इंजन की सरकार की ताकत भी शामिल है। आज भी यहां केंद्र और राज्य की करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो रही है। 20,000 करोड़ रुपया। इस प्रोजेक्ट से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट यहां के जीवन को एक नई गति देंगे। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए वाव, थराद, बनासकांठा और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, इनसे पूरे नॉर्थ गुजरात को गति मिलेगी। यहां नए अवसर पैदा होंगे। ईडर से वडाली बाईपास तक 4 लेन हाईवे का निर्माण और धौलावीरा से सांतलपुर तक हाईवे के अपग्रेडेशन का काम, ये गांवों को बाजार से, किसानों को नए अवसरों से और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे, ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया है। जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनती है तो उसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं और निवेश भी आता है। साथ ही क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है। हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ता है। आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे, रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है। इस प्लान को पूरा करने के लिए हमारा पूरा फोकस यहां की ऊर्जा जरूरतों पर भी है, क्योंकि नए उद्योग, नया निवेश, नए अवसर ये तभी आते हैं जब बिजली होती है। इसलिए आज खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इतने महत्वपूर्ण है। यहां से 4.5 गीगावाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली नए कारखानों के भी काम आएगी, आपके घरों तक भी पहुंचेगी और किसानों के खेत तक भी फायदा पहुंचाएगी। साथियों, आज सोलर पावर में गुजरात का परचम पूरी बुलंदी से लहरा रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात इसलिए इतना आगे है
क्योंकि गुजरात ने इसकी शुरुआत तब की थी जब भारत में इस और बहुत ध्यान ही नहीं था। साल 2010 में, यानी आज से 15-16 साल पहले, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए चारणका में राधनपुर के पास देश का पहला सोलर पार्क का काम शुरू करवाया था। जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये अपने में एक मल्टी टेक्नोलॉजी पार्क है जिसने सोलर एनर्जी का मूवमेंट शुरू किया। आज गुजरात में जिस प्रकार सोलर एनर्जी का काम होता है, सूर्य शक्ति से बिजली पैदा करने का काम हो रहा है, जैसे आज ही खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़ी परियोजनाएं शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं जब गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। साथियों, आज जब दुनिया में भारत के विकास की बात होती है, आज जब भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की सराहना हो जाती है। और गुजरात ने दिखाया है विकास के लिए जितनी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, उतनी ही जरूरी जन कल्याण की योजनाएं भी है। यानी सड़कें, हाईवेज, रेलवेज का विकास तो होना ही चाहिए, गांव, गरीब और सामान्य मानवी के जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आज हमसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज यहां आप विचार करो, 40,000 कुटुंबों ने, गुजरात में 40,000 कुटुंबों ने प्रधानमंत्री आवास योजना निमित्ते पाका घर મળ્યા। पाका घर हजारों कुटुंबोने पाका घરની સુવિધા એમના માટે એક સુરક્ષા હોય છે, જિંદગીની પહેચાન હોય છે અને નવા સપના સાજવાનો એક માળો તૈયાર થતો હોય છે। અને આનાથી જીવનમાં કેટલા મોટા મોટા બદલાવ આવતા હોય છે। એ જ્યારે આ પીએમ આવાસમાં જેને પાકું ઘર મળ્યું છે ને, જેને જિંદગીમાં આજ સુધી ઘર નહોતું, ફૂટપાથ પર જેને જિંદગી ગુજારી હતી, ઝૂંપડપટ્ટીમાં જિંદગી ગુજરાતી હતી, કાચી માટીના મકાનો બનાવીને જીવન ગુજાર્યા હતા, એમને જ્યારે આ પાકા ઘર મળ્યા હોય ને, તો આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? પુણ્ય મળે કે ના મળે? આ પુણ્ય કોના નસીબમાં જાય? આ પુણ્ય કોના નસીબમાં જાય? કોના નસીબમાં જાય? આજે 40,000 કરોડ લોકોને ઘર મળ્યા છે ને, એમના આશીર્વાદ, એના પુણ્યના અધિકારી તમે બધા છો, દેશના નાગરિકો છો। કારણ તમારા એક વોટની તાકાત જેણે મને આ સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો અને અહીંયા 40,000 લોકોના પોતાના પાકા ઘર બની ગયા, આ પુણ્યના સાચા હકદાર તમે છો। હું તો નિમિત્ત છું। मैं पीएम आवास के सभी लाभार्थी भाई बहनों को आज इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो यहां का दशकों पुराना हाल भी याद आ रहा है। वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब उत्तर गुजरात का नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग ही तस्वीर बनती थी। सूखा, दुष्काळ, अकाळ, पाणीनी अछत, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે, પાણી ભરવા માટે 3-3 કિલોમીટર માટલા લઈને જવું પડે, संघर्ष से भरा है जीवन और कांग्रेस सरकारों द्वारा हमारी निरंतर उपेक्षा। हमसे कौन भूल सकता है वो दिन
जब कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। घर की महिलाएं, बहन बेटियों का बहुत सारा समय पानी की व्यवस्था करने में खर्च हो जाता था। पानी की किल्लत के कारण किसानों को भी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। पशुपालक भी अपने पशुओं के पानी और चारे की चिंता में रहते थे। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। આપણે પહેલા ઢોરવાળા ચાલે, ઉનાળો આવે ને એટલે ઢોરવાળા ચાલે અને સરકાર ઘાસ પહોંચાડે, પીવાના પાણીના સાંચા હોય। બે દાયકા થઈ ગયા, બધું બંધ થઈ ગયું, ક્યાંય જોવા નથી મળતું, જરૂરત નથી। ये गुजरात के लोगों का जज्बा था कि हमने मिलकर अपनी मेहनत से नियति को बदलने का संकल्प लिया। हमने सुजलाम सुफलाम योजना के जरिए पानी की समस्या का समाधान किया। नर्मदा का पानी दूर दूर तक पहुंचने लगा, सिंचाई की नई व्यवस्था बनी। साथियों, आज यहां का किसान एक फसल पर निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से खेती की योजना बना रहा है। बनासकांठा का नाम आज जिस तरह आलू उत्पादन में उभरा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसी तरह भाइयों बहनों, आज हम विकास के जिन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लाभ पूरे उत्तर गुजरात को होगा। वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन और महसाना, हर जिले के लिए नए अवसर पैदा होंगे, बेहतर जीवन के रास्ते खुलेंगे। साथियों, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है, इसने लगातार 25 वर्ष से विकास के महाअभियान को रुकने नहीं दिया है। गुजरात ने नए कीर्तिमान बनाए, अपने कीर्तिमानों को खुद ही तोड़ा, फिर नए कीर्तिमान बनाए, फिर कीर्तिमान को तोड़ा, फिर कीर्तिमान नए बनाए। अभी गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ, इसी तरह हमने पूरे गुजरात में गांव गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा, हाई स्पीड हाईवेज बनाए, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा भी गुजरात को मिल रही है। भाइयों बहनों, 2005 में मैंने विकास को गुजरात के कोने तक पहुंचाने के लिए शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी। तब इसका बजट करीब 650 करोड़ रुपए था, लेकिन विकास का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि आज ये बजट 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसी दिशा में 9 नई महानगर पालिकाओं के लिए 2,300 करोड़ रुपए के करीब 300 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आए हैं। 72 नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया गया है। गुजरात सरकार ने इस साल प्रदेश का जो बजट पेश किया है, वो बजट भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये पैसा गांव, कस्बे और शहरों के कायाकल्प के लिए खर्च होगा। गांव गांव बेहतर सुविधाएं बनाई जा रही हैं, घर घर पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। भाइयों बहनों, पंचायत से पार्लियामेंट तक जब तक आपका भरोसा बना रहेगा, विकास की सुपरफास्ट एक्सप्रेस को इसी रफ्तार से चलती रहेगी। साथियों, भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, मुश्किल समय, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। इसके पीछे देश की सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता की सफलता की ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों,
दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद नहीं आ रहे। इसी सियासी षड्यंत्र में सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। भाइयों बहनों, आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं। लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हो, अव्यवस्था फैल जाए। उसे लेकर ये लोग दुष्प्रचार करें, ये इनकी मंशा है। साथियों, सत्ता से दूरी कांग्रेस पार्टी को बौखला कर देती है। अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई समिट में भी आपने देखा है, दुनिया भर के मेहमान यहां थे। दिल्ली की एआई समिट की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही थी, लेकिन कैसे विरोध के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए। इनकी कोशिश थी कि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब हो। आज के हालात में भी कांग्रेस भारत में नफरत करने वाली विदेशी ताकतों की भाषा बोल रही है। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। साथियों, भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डट करके कर सकता है। यह हमने कोरोना काल में भी दिखाया है। उसी तरह यह समय भी साथ रहने का है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, आज जब पूरी दुनिया केवल अपने बचाव में लगी है, भारत न केवल स्थिरता बनाए हुए है बल्कि विकास के रास्ते पर भी हर दिन आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात में हुए हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं एक बार फिर आप सबको इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देशवासियों के संयम, सहयोग और अनुशासन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आवजो राम राम बधाने, ये आवजो राम राम। खूब आनंद थयो આજે તમને બધાને મળીને અને તમારા આશીર્વાદ લઈને હવે આગળ વધું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।